नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का मुद्दा है विपक्ष नीतीश को नेता मानने को क्या तैयार है। जो खुला अधिवेशन हुआ, नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई बातें कही। उन बातों का सार क्या निकलता है, कहते कहते कभी रुक जा रहे थे और कभी कभी कहते कहते जिन बातों को कहना चाह रहे थे इस वक्त नहीं कहना चाह रहे थे। तो ये सारी चीजों को समझना होगा कि नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि अगर हमारी सुनेंगे तो 24 में बीजेपी को हरा देंगे, उन लोगों को हरा देंगे, लेकिन सुनना होगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार को ये अभी कहना पड़ा है, तो इसका संदर्भ भी सबके सामने है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। रविवार को पटना के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में जेडीयू के खुले अधिवेशन में खुद नीतीश कुमार ने मेन फ्रंट की दावेदारी ठोककर बीजेपी को 2024 की चुनौती दे डाली। नीतीश कुमार के पहले पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार को देश का भावी नेता करार दे दिया। भाई, हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है, इनको एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बनाए, पूरे देश में नजीर बनाए। जेडीयू का संकल्प है कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाएगी। वहीं कांग्रेस ने साफ कहा है कि 2024 में राहुल गांधी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। देश के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। जदयू भी अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, कांग्रेस भी अपने तरीके से कर रही है, गठबंधन में शामिल राजद, हम सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और हम सब गोलबंद हैं। 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देश नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। इधर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ललकार पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। भाजपा मुक्त बिहार और देश तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जो है और देश जो है वो जेडीयू मुक्त हो जाएगा। भी जो पार्टी अपने बलबूते पर दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां बिहारी मतदाताओं की संख्या कम से कम 50-60 लाख है, वहां पर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है, कुल मतदान का 0.16% प्राप्त होता है, जिस पार्टी को गुजरात में केवल 30 वोट प्राप्त होता है, और जो पार्टी बिहार में केवल 45 सीटों पर सिमट गई, वो लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रही है। जेडीयू के खुले अधिवेशन में पार्टी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ने नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बता दिया। 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा साबित कर दिया। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की इस दावेदारी में विपक्ष का कितना साथ है, और अगर नहीं है तो नीतीश के सपनों को पंख कैसे लगेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने दो बातें कही, अपने गौर से सुना होगा तो। जिस बात की चर्चा इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हमने की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर बतवा सुनेंगे तब तो 24 में हम हरा देंगे, नहीं सुनेंगे तो हम तो काम कर ही रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि थर्ड फ्रंट वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाह रहे हैं। कोई थर्ड फ्रंट की बात नहीं होती है। फ्रंट पर नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार जिस तरीके का डिजाइन तैयार करेंगे, जो रणनीति बनाएंगे, उसके हिसाब से अगर लोग चलेंगे तो मैदान मारेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो अपना अपना समझ लीजिए। ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है। कोढ़नी उपचुनाव की हार के बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी जो है अभी समीक्षा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन खुला अधिवेशन में जिस तरीके से नीतीश कुमार गरजे, जिस हिसाब से ललन सिंह को हम लोगों ने सुना, उससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि जो रणनीति, जो बातें नीतीश कुमार के दिमाग में चल रही हैं उसमें 1% की भी कमी आई है। लक्ष्य सामने है और करारा जवाब मिलेगा, कुछ इस तरीके का डायलॉग जो है नीतीश कुमार की जुबान से निकलता हुआ नजर आया। हमारे साथ आज डिबेट में असित नाथ तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से,
स्वागत है तिवारी जी। मनीष पांडे हैं प्रवक्ता बीजेपी से। पांडे जी आपका भी स्वागत है। लव कुमार सिंह है नेता जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले लव कुमार सिंह जो कि नेता हैं जेडीयू से, उनसे हम बात करते हैं। लव कुमार जी, नीतीश कुमार ने जो कहा, जिस थर्ड फ्रंट को पीछे करते हुए अभी तक सुन रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा उसके बाद सारी संभावनाएं क्लियर हो जाती हैं। ये हम मानकर चलें कि अगर नीतीश कुमार जिस प्रयास में लगे हैं, क्योंकि दोनों ही यहां पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, एक तरफ कहते हैं कि अगर हमारी बात मानिएगा तब तो ठीक है, हम जीतेंगे, हरा देंगे उन्हें, नहीं मानिएगा तो आप देख लीजिए, हम तो काम कर ही रहे हैं। तो फिर हम काम कर रहे हैं बिना किसी बड़े आकार के, ये कैसे संभव है? और जिस फ्रंट उन्होंने कहा कि जिस रणनीति की बात वो छुपाते हुए कुछ बताते हुए दिख रहे थे, इसका रहस्य क्या है? देखिए विवेक जी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, और आपने देखा होगा जो विमर्श का विषय पूरे देश में ये जो आज आया है, जैसे ही नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और एनडीए का रास्ता छोड़कर हम बाहर आए, तब से ये पूरे देश में एक विमर्श हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है या नीतीश कुमार के आने से मोदी को टक्कर देने वाला कोई व्यक्ति आ गया। आप ध्यान से समझिएगा, इसके पहले सारी विपक्षी पार्टियां थे जो पिछली बार मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और उसके बाद मोदी ने उससे ज्यादा बहुमत के साथ जो पिछली बार 14 में था, उससे ज्यादा बहुमत के साथ 19 में सत्ता बनाया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वहां से निकले हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो मोदी को हम लोग आसानी से 24 में हरा पाएंगे। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि कोढ़नी उपचुनाव में प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहा। देखिए, एक तो बहुत कुढ़नी की बात तो जरूर लोग करते हैं, उधर रामपुर और उत्तर प्रदेश में जो 2 जगह हार हुई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हिमाचल में हार हुई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उड़ीसा में जो हार हुई। नीतीश कुमार तो बिहार के ही मुख्यमंत्री है ना कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। जगह में जहां नीतीश कुमार जहां के मुख्यमंत्री हैं और जहां गए चुनाव प्रचार में वहीं की बात करेंगे ना। हिमाचल प्रदेश में क्या है नीतीश कुमार का? मैं बात कर रहा हूं, मेन फ्रंट की बात नीतीश कुमार जी ने किया है। कुढ़नी उपचुनाव से मतलब विवेक जी ये नहीं है, एक चुनाव हार जाने से मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार के कद पर कोई फर्क पड़ा है। वहां का लोकल इशू के कारण हम चुनाव हारे हैं और उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। लोकल इशू पकड़ नहीं पा रहे हैं, देश के इशू को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, कौन सी रणनीति है? हम जरा 1 मिनट आते हैं। डॉक्टर संजय, समझ में आ रहा है ये, इस इशू की बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर संजय से लेंगे। डॉक्टर संजय। नहीं, मुझे तो इशू नहीं समझ में आ रहा है। केसीआर आए थे बिहार, लगा कि एक विपक्ष के गोलबंदी की कवायद होगी। जब वो बिहार से केसीआर लौटते हैं, जो इश्तेहार आते हैं अखबार में, वो खुद प्रधानमंत्री के तौर पर दिख रहे हैं। हरियाणा के देवीलाल जी के पुण्यतिथि पर लगा कि एक विपक्षी एकता की बड़ी कवायद होगी। वहाँ पर कितने लोग जुटे, सब लोगों ने, हम लोगों ने देखा। अगर हम लोग मान लें कि लालू प्रसाद जी ने कहा कि कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे ही आकर के क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो भाजपा को परास्त कर सकती है, और जब लालू जी इनको लेकर के जाते हैं सोनिया जी से मिलने, कोई सार्वजनिक तस्वीर बाहर में नहीं आई कि कितनी गर्मजोशी से मिली, नहीं मिली, क्या हुआ। भाई कहाँ ये कहते हैं अखिलेश यादव जो सबसे बड़ा प्रदेश का व्यक्ति होगा वही प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या विपक्षी एकता का नेतृत्व करेगा। तो उत्तर से दक्षिण ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे आदमी हैं। वामपंथी कुछ और बोल रहे हैं, दक्षिणपंथी कुछ और बोल रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि कुछ इस तरह की कवायद चल रही है, थोड़ा सा तस्वीर तो दिखे भाई। मैं तो जानना चाहता हूं कि कौन इनकी बात सुन रहा है, बताइए। ये थोड़ा लव कुमार जी बताइए कौन बात सुन रहा है। लाइए जरा संजय जी को लाइए, 1 मिनट में इसे ये क्लियर करते हैं। विवेक जी, हाँ विवेक जी, निश्चित तौर पर हमारी बात लोगों को सुननी पड़ेगी। ये समय की आवश्यकता है, और जब समय की आवश्यकता होती है और जनता जब चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े सत्ताओं को ध्वस्त कर देती है। ये अहंकारी सत्ता है, इसको भी जनता ध्वस्त करेगी। जीतने वालों की तो सब सुनते हैं, हारने वालों की कौन सुना है कभी? नहीं, नीतीश तो सर, हमने 40 सीटें में 39 सीटें नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा तो लोकसभा में, बिहार में हम पाए थे। और आपको बता दे रहे हैं, गुजरात के चुनाव पर जो लोग उछल रहे हैं, गुजरात की जनता ने इनके एंटी इनकम्बेंसी या इनके काम पर वोट नहीं दिया है।
गुजरात की जनता ने इसलिए वोट दिया कि उसके यहाँ से कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद हट न जाए। अरे भाई दे दिया ना, जनता का मैंडेट सामने है ना। और अरे जो जीता वही सिकंदर ना भाई। हमने तो कई बार इतना अच्छा फील्ड का नीतीश जी वहीं से खेल जाते मैच। विवेक जी, मनीष पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लव कुमार जी, मनीष पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं भाई बीजेपी से। गुजरात में जब कोई नहीं था नेता, हाँ। तो इतना अच्छा तो मैदान खाली था लव सिंह जी, नीतीश जी वहीं से जाके मैच खेल जाते। क्या कहना था, फिर कोई ऑप्शन देश में नहीं बचता। आप जो गुजरात के बारे में कह रहे हैं कि कोई खिलाड़ी नहीं था वहां, तो आपको समझ में आ रहा है, नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा था, खेल जाते वहीं जाके मैच। खिलाड़ी करे बढ़िया से सुन लीजिए ना, हमने जो कहा वो तो बढ़िया से सुनवो नहीं किया और पहले बोलना ही चालू कर दिए। हमने कहा कि वहां की जनता ने प्रधानमंत्री को वोट किया है। कोई भी जैसे ही बिहार का कोई व्यक्ति, मतलब आप कहना चाहते हैं कि गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट किया। जब बीमारी आप बीजेपी वाला मत रखिए ना, बीजेपी के पास बड़ा बीमारी है किसी के आवाज को दबाने की। अब आपका प्रचलन आधा घंटा का शो है लव सिंह जी, अब आपका प्रचलन छोड़िए, आवाज सुनते रहेंगे तो टाइम में पास हो जाएगा। दीजिए, लोकतंत्र को जीवित रहने दीजिए। अब जैसे ही नीतीश कुमार के नेतृत्व पे मुहर लगेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार की ही 40 की 40 सीटें, मनीष पांडे जी स्क्रीन पर हैं। झारखंड की भी 14। विवेक जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आता, ये संजय जी है, इनसे जरूर पूछिए आप, विश्लेषक है। मेरे समझ में नहीं आता है कि जेडीयू के सारे नेता नीतीश जी को दिल्ली भेजने के चक्कर में काहे लगे हुए सत्ता मिली है, सब लोग बीजेपी को। अब देखिए सही में विलय अंदर हो गया है पार्टी का, हमारे ही। और अब जदयू के नेता को नीतीश कुमार कांटा की तरह खटकने लगे हैं क्या? क्योंकि आमतौर पर जो राजनीति का कखो जानता है वो भी समझ रहा है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश जी अप्रासंगिक हो गए, लेकिन ये जेडीयू के बड़े बड़े नेता उनको दिल्ली भेजने के लिए डेली बयान दे रहा है। आखिर में ये रहस्य क्या है? मैं जानता हूँ लव सिंह जी इसका जवाब नहीं देंगे, संजय सिंह जी को जरूर विश्लेषक के रूप में आपसे पूछिए मेरा ये सवाल। चलिए ठीक है, संजय जी को लाइए भाई। बीजेपी की डिमांड है कि डॉक्टर संजय कुमार को लाया जाए। डॉक्टर संजय कुमार, एक मिनट रुकिए। लव कुमार जी रुकिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। हमेशा साबित करके दिखाया है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार जी। विवेक जी, सवाल क्या है? डॉक्टर संजय कुमार जी, मनीष पांडे ही तो समझना चाह रहे हैं। मनीष पांडे समझना चाह रहे हैं कि आखिर उनकी ही पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी के सभी नेता, आरजेडी के सभी नेता, सब लोग चाह रहे हैं कि नीतीश जी दिल्ली जाएं और आराम से वहीं पर काम करें, इधर मत देखें। नहीं, ये मनीष पांडे जी बोल सकते हैं, मैं कैसे बोल सकता हूं। लेकिन हाँ, हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अगर मान लिया जाए कि जेडीयू के लोग अगर महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं कि ये देश के बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर होंगे, लाल किले पर झंडा फहराएंगे, तो अच्छी बात है, मैं इसको अन्यथा नहीं मानता हूं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्षी एकता का कोई किनारा पता नहीं चल रहा है। कौन सी किनारा पकड़ेंगे, कौन सी धुरी पकड़ेंगे और मेन फ्रंट बन जाएगा, और फिर ये भाजपा को परास्त कर देंगे और दिल्ली की सत्ता पर ये काबिज हो जाएंगे। मेरी भी शुभकामना है, लेकिन कुछ वो दृश्य तो साफ हो। मैं तो कह रहा हूं कि दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा कर लीजिए, पश्चिम की चर्चा कर लीजिए, पूरब की चर्चा कर लीजिए, उत्तर की चर्चा कर लीजिए। वो विपक्षी एकता का सूत्र कहाँ दिख रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि हरियाणा में लगा था कि हाँ सारे लोग जुटेंगे, कुछ बातें होंगी, लगेगा कि वो धार को और तेज किया जाएगा और पूरी तरह से हैमर करेंगे लोग ये बीजेपी पर, लेकिन वैसा कुछ वहां दिखा नहीं। पूछ लें क्या, कांग्रेस से पूछते हैं। आसिता तिवारी जी की रिपोर्ट में जब ये रिपोर्ट लिखी जा रही थी, एक मिनट रुकिए, जब रिपोर्ट लिखी जा रही थी तो आसिता तिवारी ने भी उस पर रिएक्शन दिया था। आसिता तिवारी जी, इस पूरे पैनल में संजय जी वरिष्ठ समीक्षक हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो दूर की बात है, हम भी दूर से ही देख रहे हैं, हमें जरा ये बताइए कैसे एक होगा। नहीं, सुनिए, आसिता तिवारी ने कहा कि सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहां जो बात नीतीश कुमार ने कह दी कि हमारी सुनिएगा तब तो कर पाइएगा, नहीं सुनिएगा तो जाइए। विवेक जी, सबसे नीतीश कुमार जी ने अपने अनुभव, अरे रुकिए भाई, लव जी रुकिए, ये आसिता तिवारी जी से हमने पूछा। हाँ, सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश में घायल हुए सेना के उन जवानों के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। वहां चीन ने फिर हमारे साथ धोखेबाजी की है
और धोखे में हमारे कई जवान घायल हुए हैं, गोलियां चली हैं उधर। उनके लिए सब हम लोग मिलकर प्रार्थना करें कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। रही बात इस कवायद की, देखिए कांग्रेस ने ऐसी कोई कवायद की हो, कांग्रेस के किसी नेता ने किसी फ्रंट की चर्चा की हो कभी, तो आप बताइए। कांग्रेस ने ये कवायद नहीं की है। बिहार में हमारे सहयोगी नीतीश जी इस दिशा में गंभीर दिख रहे हैं। हम उनकी इस कोशिश को लगातार देख रहे हैं, उनकी कोशिश पर हमारी नज़र भी है। हमें लग रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम और थोड़ा इंतजार करेंगे। हम देख रहे हैं कि नीतीश जी इस मुहिम को कहां तक लेके जाते हैं। अगर हमें लगेगा, कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि हाँ हमें इस मुहिम में उनके साथ आना चाहिए, तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस मामले में कहीं कोई डिसीजन नहीं लिया है, ना ही कहीं कोई बयान दिया है, ना ही कहीं कोई इच्छा जाहिर की है। इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी काफी देरी है। और इस तरह का कोई भी फ्रंट बनता है जिसमें कई दल शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें नेता के चयन में भी समय लगता है। तो ये थोड़ा समय लेगा, थोड़ा वक्त इसमें लगेगा, इसलिए हमें बहुत अधीर नहीं होना चाहिए। डिमांड तो मेन फ्रंट की है तिवारी जी, तिवारी जी डिमांड मेन फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट देखिए, मेन फ्रंट तो है ही। मेन फ्रंट यही होगा ना जिसमें ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा दल होंगे जो सीधा मुकाबला करेंगे, तो मेन फ्रंट तो वो होगा ही। लेकिन वो कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, कोई स्ट्रक्चर अभी सामने आया नहीं है। तो जब तक कोई एक ढांचा सामने नहीं आ जाता है, तब तक इस पर कैसे कोई बात की जाएगी। हाँ, कोई ढांचा सामने आता है तो हम निश्चित तौर पर इस पर बात करेंगे। इस बात पर क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर हमारी मानिएगा तो 24 में जीतिएगा, नहीं तो फिर देख लीजिए। नहीं, उन्होंने कहा हमारी सुनिएगा तो भाई हम सुनबे करेंगे ना, उनकी सुनेंगे भी और गुनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं सुनेंगे, सुनबो करेंगे। मनीष पांडे कुछ कह रहे हैं, हमको भाजपाइयों की तरह चिल्लाने की आदत नहीं है। मनीष पांडे सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए। एक तो जो मैंने संजय जी से, आदरणीय संजय से जो सवाल कहा था, उन्होंने कहा कि विपक्ष बटा हुआ इसकी संभावना नहीं है। देखिए, मेरा मूल सवाल वही था, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिएगा विवेक जी, ताकि बातें पूरी स्पष्ट नहीं हो पाती है बीच में रुकने से। संजय जी ने स्पष्ट कह दिया एक विश्लेषक के रूप में कि पूरे भारत में विपक्ष चूंकि बटा हुआ है, इसीलिए यह दिखता नहीं है। जिस थर्ड फ्रंट और मेन फ्रंट की बात कर रहे थे नीतीश जी, उसमें कहीं यह संभव दिखता नहीं है। अगर विश्लेषक के तौर पर उनका यह नजरिया है, तो मुझे लगता है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का नजरिया भी शायद थोड़ा बहुत संजय जी से मिलना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये कहते हैं कि बलियावी ने अपनी राय रखी थी प्रधानमंत्री के बारे में। भाई, कल तो नीतीश जी के मंच पर संजय झा से लेकर और सारे लोगों ने स्पष्ट कहा कि 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। अब इससे भी स्पष्ट बोलवाना चाहते हैं क्या? जो जेडीयू के लोग कहते हैं कि नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो अब कौन चीज से कहा जाएगा? ये मेरा जेडीयू के नेताओं से सवाल है। अब आप लोग कैसे कहना और सुनना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए। डायरेक्ट जब शपथ ग्रहण लेने जाइएगा तब की बात है। और तीसरी बात, जो व्यक्ति बिहार में खुद अप्रासंगिक हो गया हो राजनीति के क्षेत्र में, वह व्यक्ति अगर यह बात भी बोलते हो, यह बात भी बोलते हो कि मौका दीजिएगा, पुराने नेता है नहीं कि पार्टी के नेता सुशील मोदी जी, जो यह बात कहते हो प्रासंगिक तो है सुशील मोदी जी, लेकिन ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। सोच का स्तर कितना बड़ा हो गया है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। ठीक है, ले लें, जवाब ले लेते हैं। लव कुमार जी के पास चलते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ, लव कुमार जी। देखिए विवेक जी, इनके साथ तो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे समय नहीं देंगे सर, 1 मिनट का समय है, आप बोल लीजिए, उसके बाद संजय जी के पास जाएंगे। ठीक। जब हम इतने अप्रासंगिक थे विवेक जी, तो 3.5 महीना पहले तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 24 का और 25 का भी। और इनके उनसे भी बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे थे कि 24 और 25 का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो जगदीश बाबू कह दिए कि अरे अब शांति से सुन लीजिए, बिहार के मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश जी है, वो भी डर गए हैं कि कहीं नहीं बोलेंगे। तो आप जिस प्रकार से भाजपा को धोखा देके भाग गए, कहीं उनको भी धोखा देके भाग नहीं चाहिए। आपके नेता लोग भी इसी डर से बोल रहे थे क्या? आपके नेता लोग इसी डर से लगातार नीतीश जी के बारे में बोल रहे थे क्या? बाबू जो बोले हैं उसका मूल अर्थ स्पष्ट रूप से आवाज को दबा दीजिए। नीतीश कुमार जी के पास अप्रासंगिक है तो इतने बेचैनी क्यों है? आपके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नीतीश कुमार बेस्ट मुख्यमंत्री है, उन्हीं के आइडिया को लेकर आप पूरे देश में चल रहे हैं। देखिए विवेक जी,
जब 74 का आंदोलन हुआ था सारी पार्टियां एक तरफ थी, लेकिन जेपी का नेतृत्व तो जैसे ही आया साथ में सभी पार्टियां एक साथ हो गई। 89 में ठीक अच्छा, यही तो व्यवस्था आप हुई। जेपी हो गए। विश्वनाथ प्रताप जी के नहीं, बधाई विश्वनाथ हो। प्रताप जी के नेतृत्व में सारी पार्टियां एक हो विवेक गई। जी, बधाई वैसे ही हो। नीतीश कुमार आज के जेपी समय हो की गए मांग है। और अब तो पूरा 130 विपक्ष करोड़ जो है वो भारतीयों के नेतृत्व कंक्लूड आंदोलन करते का हैं। प्रतीक ठीक है, कंक्लूड करते हैं डॉक्टर संजय, कंक्लूड कीजिए। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, कंक्लूड करते हैं। हाँ, ठीक है लव कुमार जी, जितनी बात समझ में आई है, जितनी बात समझ में आई है इस बहस में आखिरी टिप्पणी डॉक्टर संजय कहीं कुमार। कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर संजय और कुमार, समय आखिरी आएगा, टिप्पणी। 1 मिनट में नेता तय कर लिया जाएगा नहीं, विवेक जी। ठीक है। एक चीज तो मैं भी इन स्पष्ट लोगों कर के दूं। साथ जी। यही दिक्कत है। ठीक है, लव कुमार ये जी को बोलने बोलने की- का पूरा अधिकार है, लेकिन जेपी कोई व्यक्ति नहीं थे, जेपी त्याग के प्रतीक थे। जेपी ने कभी सत्ता को चिमटे से नहीं छुआ था। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि फिर कोई जेपी पैदा हो जिसमें त्याग की इतनी ताकत हो, जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हो, प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हो। क्यों नहीं विपक्ष मानेगा उनको? उनके नेतृत्व को कौन नहीं स्वीकार करेगा? लेकिन अगर आप में त्याग नहीं है और महत्वाकांक्षा है कि हम कल प्रधानमंत्री होंगे, कल हम झंडा फहराएंगे, तो फिर तो विपक्ष की कवायद का कोई मायने नहीं है। भाई, बात मानने की जहां तक बात है, कांग्रेस आज भी कांग्रेस 200 सीटों पर तय करती है भारत का भविष्य, कि वो जीतेगी या वो किसी को हराएगी, बिल्कुल, या हारेगी। जो इतनी महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस, और आप लालू प्रसाद जी जो इनके साथ हैं बिहार में, वो कह चुके हैं, हम लोग डिबेट कर चुके हैं कि कांग्रेस की छतरी के नीचे आएंगे तभी हम लोग भाजपा को परास्त कर पाएंगे। फिर उसके बाद आशीष नाथ तिवारी जी का बयान बड़ा सदा हुआ था कि हम तो अभी देख रहे हैं चीजें कहां तक पहुंची है, कैसे किसी की बात मान लें हम। बात मानने का कोई एक ये भी तो होना चाहिए, वही तो मैं भी कह रहा हूं। चलिए, वो आधार आज हम ढूंढ रहे थे, वो आधार मिला नहीं। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए थे डॉक्टर संजय, उन्होंने भी कहा नपा तुला, उन्होंने बातें कही। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। कर्मचारियों की माने तो